आज की कहानी का शीर्षक है एक स्त्री की चाहत। आज बहुत दिनों के बाद खुद को आईने में गौर से देखा मैंने। सफ़ेद बाल, आंखें और माथे पे हल्की हल्की झुर्रियाँ दिखाई दे रही थी। वैसे तो मुलाकात रोज़ ही होती है खुद से आईने में, लेकिन आज खुद को निहारना चाहती थी। अरे क्या यह मैं हूँ? कैसी दिख रही हूँ? खुद से सवाल कर रही थी। 45 की उम्र हो चली थी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सदियाँ जी चुकी हूँ। मैं सब कुछ बनी। मैं एक बेटी, एक बहू, एक पत्नी और एक माँ। और क्या एक औरत बन पाई? क्या खुद के लिए कभी जी पाई? जवाब की तलाश में आज भी भटक रही हूँ, पर आज तक इस पुरुष प्रधान समाज में जवाब ढूंढ ना पाई। आज घर पर कोई नहीं था। बहुत दिनों के बाद अकेले बालकनी में बैठे थे, कड़कड़ती चाय हाथ में लिए दिसंबर की धूप का आनंद ले रही थी। आज बहुत दिनों के बाद ऐसी चाय पी ली थी, और चाय पत्ती ज़्यादा, वरना अर्जुन को ऐसी चाय बिल्कुल पसंद नहीं थी। कम चीनी की चाय पीते हैं वह, और उनके पसंद को मैंने खुद में शामिल कर लिया। सुबह के 9 बज रहे थे। चाय खत्म हो चुकी थी। चारों तरफ शांति थी। आंसू की एक बूंद पिघलकर मेरे गाल पर आ गई। एक बार फिर ना चाहते मैंने अपना रुख मोड़ लिया। घर में सबसे छोटी हूँ मैं, एक सिद्धांतवादी और आदर्शवादी घर के मुखिया की बेटी। पिताजी आर्मी में थे, लेकिन कुछ कारणों के चलते उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी और पोस्ट ऑफिस में नौकरी कर ली। माँ एक तू ही नहीं थी। घर का काम हम दोनों बहनों ने, और बस यही दुनिया थी माँ की। घर का मुखिया सिर्फ पुरुष ही होता है, अक्सर यह बात सुनती थी माँ से। हमें भी यही सिखाया जाता था कि पुरुष प्रधान स्थान सर्वोपरि है और हमारा स्थान पुरुषों से नीचे होता है। बड़ी दीदी माँ पिताजी की हर बात मानती थी, और यह बात भी माँ ने उसे बड़ी अच्छी तरह सिखाई थी। लेकिन माँ और मेरी अक्सर इसी बातों को लेकर कहासुनी हो जाती थी। क्या मैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या एक स्त्री को समाज में ऊपर होने का हक नहीं होता? क्या एक स्त्री की कोई चाहत, कोई ख्वाहिश नहीं होती? उसे समाज की बेड़ियों में क्यों बांधने रखा जाता है? उसे अधिकार नहीं स्वयं का निर्णय लेने का? क्यों उसकी कोई ख्वाहिश नहीं है? लड़कियों की चाहत बस क्या परिवार, उसके पति और बच्चे तक ही सीमित होती है? जैसे मेरे लिए तुम दोनों और तुम्हारे पिताजी मेरी और कोई चाहत नहीं है, यह कहकर वह बात टाल दिया करती थी, और हमेशा की तरह मेरा जवाब अधूरा ही रह जाता। मेरी चाहत, मेरा निर्णय क्या यह पुरुष प्रधान समाज करेगा? मेरी जिंदगी पर मेरा कोई हक नहीं, बस अक्सर यही सोचा करती। पिताजी सिद्धांत प्रिय व्यक्ति थे। घर पर उन्हीं का हुक्म चलता था। हमारी आज़ादी बस दबा दिया करते थे वह। जब भी उदास होती तो बड़ी दीदी संभाल लिया करती थी। तू क्यों चिंता करती है मेघा, हम हैं ना तुम्हारे साथ, कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। और मुझे गले लगा लेती। दीदी ही मेरा सहारा थी, पर एक दिन वह भी चली गई। दीदी की शादी पिताजी ने एक अमीर घरों में कर दी। लड़का संस्कारी है, 2 भाई है, वह अच्छा कमाता है। हमारी सुधा के लिए बिल्कुल सही जोड़ी है, पिताजी ने माँ से कहा। लेकिन एक बार भी दीदी से नहीं पूछा गया। दीदी ने बिना विरोध किए शादी कर ली। याद आता है वह पल जब दीदी विदा हुई और मैं फूट फूट कर रोई थी। बस एक वही तो थी जो मुझे समझती थी। आज वह भी मुझे छोड़कर चली जा रही है।
धीरे धीरे हम सभी अपनी दिशा की तरफ चल पड़े। मैंने खुद को पढ़ाई में व्यस्त कर लिया। कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद पीएचडी के लिए आवेदन करना चाहती थी। वह दिन भी आ गया जब मेरी कॉलेज पूरी हुई। पिताजी खुश थे। मैंने उनसे पीएचडी के संदर्भ में बात करना चाहती थी। कहने से पहले मेघा से कहा, मेघा, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है समधन जी के छोटे बेटे के साथ। समधन जी रिश्ता लेकर आई थी। 2 महीने बाद शादी तय हुई है। बस तुम अब तैयारी शुरू कर दो। जो चाहिए खरीद लो। तुम्हारी माँ के साथ बाजार से जाकर ले आना। शादी? अभी? पिताजी, यह क्या कह रहे हो आप मुझसे एक बार भी नहीं पूछा और शादी तय कर दी। गुस्सा था पहली बार मेरी आंखों में उनके लिए। पहली बार कोई सवाल किया था उसने। मेघा, यह क्या कह रही हो? हम पिता हैं तुम्हारे, अच्छा ही सोचेंगे। तुम्हारा पिताजी मेरी जिंदगी का कोई मकसद है, कुछ बनने की चाहत है। मेरी अपने दम पर कुछ करना चाहती हूँ, नौकरी करना चाहती हूँ। मुझे करने दीजिए, उसके बाद जो आप कहेंगे ऐसा ही करूँगी। मैं तैयार हूँ। और मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मेघा, शादी करनी ही होगी कहकर पिताजी चले गए। मैं कुछ ना कर पाई। बड़ी दीदी ने बहुत समझाया कि वह घर मेरे लायक नहीं। माँ ने भी उन्हें समझाया, लेकिन वह नहीं माने। उनके सिद्धांत के आगे मेरी नहीं चली और मेरी चाहत है, मेरी ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। आखिरकार मेरी शादी हो गई और मैं दीदी की देवरानी बनके अपने ससुराल आ गई। दीदी और अदिति, अर्जुन की बहन, ने कोई भी कमी महसूस होने ना दी। और दीदी दिल की बहुत अच्छी थी, सबकी लाडली, इसलिए सबने उनकी शादी उसी शहर में कराई ताकि सब समय समय पर उनसे मिलते रहे। लेकिन वह घर भी पुरुष प्रधान था। वर्चस्व था पुरुषों का। औरतें पुरुषों के बाद खाना खाती, पति के सोने के बाद ही सोती। जो भी ससुर जी कहते वैसा ही होता। मेरी चाहत है दम तोड़ने लगी। फिर जल्द ही अर्जुन का तबादला दूसरे शहर हो गया। जाने के एक दिन पहले मैं दीदी के कमरे में गई। दीदी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? कहते हुए मैं अंदर गई, लेकिन उनको देखते ही मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई। चेहरे पर उंगलियों के निशान, चेहरा सूजा हुआ था। दीदी, क्या हुआ आपको? क्या जियाजी ने आप पर हाथ उठाया? कहते हुए मैं उनके गले लग गई। मैं रोने लगी। दीदी के साथ शायद ये पहली बार नहीं था। उनके आंसू जैसे सूख चुके थे। मैं जीजाजी से बात करूंगी। दीदी, औरत पर हाथ उठाना यह कैसी मर्दानगी है? औरत क्या कोई चीज़ है? जब जहाँ इस्तेमाल कर दिया और फेंक दिया। दीदी मेरे आंखों में विरोध को महसूस कर सकती थी। मेघा, ये सब तो मेरी किस्मत बन चुकी है। अब दर्द से मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। मैंने अब स्वीकार कर लिया है कि यह मेरी किस्मत है और जो लोग घर पर रहते हैं वही मेरा परिवार। अपने पिताजी से कभी बात नहीं की? बताया नहीं उन्हें? बताया था, लेकिन यह समाज औरतों के लिए शायद नहीं बना। हम चाहे कितने भी आगे क्यों ना हो जाए, पुरुषों से पीछे ही रहेंगे। पिताजी ने कहा कि अब यह मेरा घर है। पति पत्नी के बीच लड़ाई होती रहती है और वह औरतों पर है कि वो उस रिश्ते को कैसे बचा सकती है। दीदी का यह जवाब सुनकर मैं सुन्न। मेरी हिम्मत नहीं थी कि कुछ और कहूँ उन्हें। उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तू किस्मत वाली है मेघा। अर्जुन प्यार करता है तुझसे। तुम काल यहाँ से चले जाओगे, अपनी एक नई दुनिया बसाओगे। तेरे लिए मैं बहुत खुश हूँ।
कम से कम अर्जुन ऐसा नहीं है। मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ गई। अपना सामान जमा कर सूटकेस अलग रख दी, पर रात भर मुझे नींद नहीं आई। दूसरे दिन हम निकल गए। वहाँ जाकर मैंने अपनी गृहस्थी की नई शुरुआत की। फिर एक दिन मौका मिलते ही उनसे अपने दिल की बात कही। अर्जुन, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, बस इतना ही कहा और बदले में 2 तमाचे मिले मुझे। मैं शब्द हो गई। समझ नहीं आ रहा था क्या गलती हुई मुझसे। क्या नौकरी का कैसे सोच लिया तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब है। अच्छे घर की औरतें नौकरी नहीं करती। तुम घर संभालो और मुझे संभालो, बस यही नौकरी है तुम्हारी। और फिर क्या कमी है तुम्हें? दोबारा इस बारे में बात मत करना। कैसे सोच है अर्जुन की? क्या यह है पुरुष प्रधान समाज? कैसे सोच के लोग रहते हैं यहाँ? वह रात दीदी के बात याद आई कि यह समाज औरतों की इज्जत नहीं कर सकता। अगर हम आगे निकल जाए तो यह समाज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। पुरुष कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि औरतें उनसे आगे हो जाए। उस दिन पहली बार मुझे खुद से नफरत हो रही थी कि क्यों मैं लड़की के रूप में जन्म लिया। क्या पाप किए थे मैंने खुद को समझा लिया। मन में जो आग दबी थी आज वह बुझ गई। विद्रोह की भावना थी, उसे मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया है। आज 10 साल हो गए मेरी शादी को। एक प्यारी सी बेटी की माँ हूँ। खुशी नाम है मेरी बेटी का, क्योंकि यह एक वही थी जिनके आने के बाद मैं मुस्कुराई थी। जो 10 साल पहले हुआ वो 10 सालों में कई बार हुआ। इन 10 सालों में कई बार माँ बाप से बात करने की कोशिश की, लेकिन सब असफल रहा। अर्जुन खुशी को लेकर अपने घर गए थे। सास बीमार थी मेरी। जब मैंने चलने के लिए कहा तो अर्जुन ने साफ मना कर दिया। तुम क्या करोगी जाकर? घर वैसे भी भाभी है वहाँ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं। दीदी से बात हो जाया करती थी। अर्जुन और खुशी दोनों का हाल पूछ लिया करती हूँ उनसे, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे दीदी कुछ छुपा रही थी। मैंने उनको पूछा भी कई बार, पर हर बार यही जवाब मिलता कि सब ठीक है। अचानक मुझे जलन महसूस होने लगी। धूप तेज़ हो गई थी। सुबह के 11:30 बज रहे थे। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ से मैं समझ गई अर्जुन खुशी को लेकर आ चुके हैं। समय कैसे निकल गया पता नहीं चला। अचानक ही खुशी मम्मा कहते हुए मेरे गले लग गई। मम्मा, खाने में क्या बनाया है आपने? मुझे बहुत भूख लगी है। कितने दिन हो गए आपके हाथ का खाना खाए? बेटा, बस 10 मिनट रुको, मैं अभी कुछ बनाकर लाती। कहते हुए मैं किचन की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक, मेघा, मेरे लिए 1 कप चाय बना दोगी प्लीज़? अर्जुन के पास आकर कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह वही अर्जुन है जो हमेशा हुक्म किया करता था और आज मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है। जी कहकर मैं चाय और खुशी के लिए कुछ खाने को बनाने लगी। खुशी को उसका पसंदीदा उपमा और अर्जुन को उसकी चाय देने गई। अर्जुन को चाय पकड़ा रही थी कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेघा, मेरे पास बैठो, तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो? मैं आज खाना नहीं बना पाई, मुझे समय दीजिए, मैं तुरंत बनाकर लाती हूँ। मेघा, बना लेना, बस मेरे पास बैठो। यह जो भी हो रहा था वह मेरे समझ के बाहर था। मैं चुपचाप उनके बाजू वाले सोफे पर बैठ गई। मैं ठीक नहीं हूँ। क्या आप रो रहे हो? क्या हुआ अर्जुन, बताइए। अदिति ने समर को तलाक दे दिया है। अर्जुन की ये बात सुनकर मैं हैरान थी।
अदिति एक वह और दीदी ही तो है उस घर में जो मुझे समझते हैं। अदिति ने हर कदम पर मेरा साथ दिया है, चाहे वह मेरी शादी के बाद घर में पहला कदम हो या मेरी पहली रसोई। और दीदी मेरे आगे पीछे होते रहते, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो समर और अदिति ने तलाक ले लिया। मैं पूछ बैठी, क्या, पर क्यों, ऐसा क्या हुआ और मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया। कहते कहते मैं रुक गई। जानती तो थी कि मुझे कोई बात बताए जाए इस लायक नहीं समझा था कोई, लेकिन दीदी ने भी नहीं बताया। यह बात चुभ रही थी। हाँ, मेघा नहीं बताया। अदिति ने समर को तलाक दे दिया है, यह सुनकर हम सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। जिस दिन वह घर पर आई, हम सबने आंखों में आंसू थे। जिस प्यार से उसके गालों को छूता था, उस गालों पर उस राक्षस के उंगलियों के निशान थे। होठों से खून बह रहा था, गले पर भी निशान थे। मैं बस खड़ा उसे देखता रहा। कितने प्यार से पाला था। हम सब ने उसे जीवन की हर खुशी दी थी। उसे हमने पापा ने इतना पढ़ाया लिखाया और योग्य समझकर समर से उसकी शादी करवाई, लेकिन ससुराल जाने के बाद उस पर कितने क्रूर हुए उसने कभी जिक्र नहीं किया। हमारे सामने बस पाँव की जूती समझ रखा था उसे। कहते कहते अर्जुन रो पड़ा। उस दिन समझ आया कि अर्जुन के सीने में भी दिल है। मैं भी रो पड़ी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। उनसे मैं चुप थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सपनों को फिर जला रहा है। तुम्हें पता है मेरा, जब मैंने अदिति से कहा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ यह सब करने की, तो उसने क्या जवाब दिया। आप लोगों के कर्मों का फल मिल रहा है। आपने भी भाभीयों के साथ समर जैसा ही तो व्यवहार किया था। हमेशा ऐसा ही उनके चाहतों को, उनकी ख्वाहिशों को रौंदकर कितना मारा करते थे। आप उन लोगों को आगे देखिए, मेरी हालत भी उनकी तरह हो गई। आप दोनों भाई और समर एक जैसे ही तो है। फ़र्क बस इतना है कि मैंने तलाक दे दिया और भाभी आज भी उस रिश्ते को निभा रही है। यह समाज, यह पुरुष प्रधान समाज है ना भैया। औरतों के लिए कोई जगह नहीं होती। यही सोच रखते थे ना आप सब। मेरे पास अदिति की बातों का कोई जवाब नहीं था। सही तो कह रही थी अदिति। हमने सब ने कभी तुम्हारी और भाभी की चाहतों का सम्मान नहीं किया, कभी समझने की कोशिश नहीं की, कभी नहीं जाना कि औरतों का भी समाज पर उतना ही वर्चस्व है। औरतों के बिना कोई समाज नहीं बनता। हमें जन्म भी एक औरत ही देती है ना। मुझे माफ़ कर दो मेघा। तुमने इस रिश्ते के लिए जितना कुछ बर्दाश्त किया है, मैं उसे वापस तो नहीं कर सकता, लेकिन एक वादा करता हूँ कि आज से तुम्हारी हर चाहत को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा। एक मौका दे दो। उन्होंने सामने सर झुकाए रखे थे और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। मेरा अतीत कड़वा था, लेकिन मैं अब उसे भुलाना चाहती थी। अर्जुन को माफ़ करके मैं उस अतीत के भंवर से निकल आई। अर्जुन आज मुझसे बेहद प्यार करते हैं। पीएचडी करने में वह मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं। आज जब भी उनकी ज़रूरत होती है, वह मेरे सामने रहते हैं। उस हादसे से जीजाजी में भी काफ़ी परिवर्तन आया। अदिति आज एक अच्छी पोस्ट पर कार्यरत है। आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी हर चाहत पूरी हो चुकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।